नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। आपको बताते चले कि ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की। आपको बताते चले कि स्टार एथलीट्स की लिस्ट में शुमार पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, प्रियंका गोस्वामी और निखत जरीन जैसे प्लेयर्स से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कोशिश खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक का विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बातचीत की। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हमारे पास ओलंपिक के लिए अभी 1 महीना है और ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी से चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को पूरा फिट कर जाएं और हम अपना 100% दें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दें सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूँ कि ये है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल लें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के अररिया, सिवान, किशनगंज और ऐसे कई नाम। आपको बताते चले कि 18 जून से अब तक बिहार में एक के बाद एक 12 पुल ढह गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार पुल ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब सियासी गलियारे में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया है कि आपराधिक लापरवाही की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में
1 दर्जन से अधिक पुल जो है वो ढह गए हैं, जबकि आधिकारिक लगातार यह दावा कर रहे हैं कि यह संभवतः राज्य भर में नदियों में चलाए गए गाद हटाने के अभियान का नतीजा है। सूबे में कब कब पुल गिरे हैं ये भी हम आपको समझाते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि 18 जून को अररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, जिसके बाद 23 जून को पूर्वी चंपारण से तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, जिसके बाद 28 जून को मधुबनी में पुल ढह गया। वहीं जुलाई में, जब जुलाई की शुरुआत हुई तो जुलाई में भी इन पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसमें 1 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में पुल गिरा, 3 जुलाई को सिवान में 3 और सारण में 2 पुल गिरे। तो आपको बता दें, वहीं 4 जुलाई को सारण, बिहार के सारण जिले में बुधवार और गुरुवार को 2 दिनों के अंदर 3 पुल ढह गए और इसमें से 2 पुल बुधवार को गंडक नदी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर बमुश्किल 2 घंटे के अंतराल में ढह गए। एक पुल जनता बाजार थाना इलाके में दूधनाथ मंदिर के पास था और जिसका निर्माण 2004 में तत्कालीन विधायक धूमल सिंह की अनुशंसा पर किया गया था, जबकि दूसरा पुल ब्रिटिश काल का था। तीसरा पुल गुरुवार सुबह सहारनपुर में ढह गया, जहां आपको बताते चले कि सारण के गांवों के पड़ोसी सिवान जिले से जोड़ने वाली गंडक नदी है, उस पर बने 15 साल पुराने पुल के ढहने की भी घटना ने सामने आई और जिसमें आपको बताते चले इन सबके बीच सिर्फ राहत की खबर यह है कि किसी भी तरीके से जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो वहीं आपको बताते चले तो अब इस विषय पर पुल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। 18 जून से अब तक बिहार में कुल 12 पुल पानी में समा चुके हैं। मंत्रियों के पास अपने अपने तर्क हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कई नदियों का रूट बदला गया है, तो वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता रणविजय शाह ने कहा कि नीतीश कुमार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार को 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में लंबे वक्त से डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे वे काम करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का सिस्टम किसी को काम ही नहीं करने देता। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है, सरकार इसे लेकर एक्शन में है और गिरने वाले सभी पुल पथ निर्माण विभाग के नहीं हैं, इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के भी पुल हैं और इसे लेकर कमेटी भी बनाई गई है। जो संवेदक दोषी हैं उन पर एक्शन होगा। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव भी इस मामले में अब पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं सिर्फ 18 महीने को छोड़ दें तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास ही रहा। इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। ये डबल इंजन का अद्भुत खेल है और एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है तो वहीं दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। जिन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल टूटा, उन्हें हम सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये सभी प्रतिक्रियाएं सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की याचिकाएं दायर की गई है। 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। 1.5 साल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रख रखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रख रखाव, अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का
अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज कर करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। पूरी तरह से नजर में है। अब लोग विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। हमें खुशी होता है कि कम से कम विपक्ष जमीनी हकीकत को देखने जाते नहीं हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं ट्विटर बॉय की तरह, तो पूरी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है, पुल के रख रखाव। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं आपको बताते चले कि अब यह जो याचिका है वो कोर्ट तक पहुंच गई है। याचिका में पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझिले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बताते चले कि याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है और यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने की या बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में बिहार सरकार, केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च पथ मंत्रालय, हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और बिहार के पथ निर्माण के साथ साथ परिवहन मंत्रालय, पुल निर्माण निगम सहित 6 पक्षधार बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीते दिनों में कई पुल जो है वो ध्वस्त हो गए और जो कि पूरे पानी में तो ये तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं जो कि बीते दिनों की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें हैं जो कि पुल ढहने की है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है तो आपको बता दें कि जो हमारी रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट से सामने आया था जिसमें कि जो बिहार में कई ऐसे अभी और भी पुल हैं जो कि आगे आने वाले समय में भी ढह सकते हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो अभी केवल 6 ही पुलों की है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों में 12 पुल जो है वो ढह गए हैं और जिसको लेकर सरकार की ओर से कई तरीके के दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फुलरई गांव में सत्संग में मची भगदड़ मामले में मौत का आंकड़ा अब और भी बढ़ गया। आपको बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 121 से बढ़कर 123 हो गई है, जबकि 19 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब तक भोले बाबा उर्फ नारायण शाकाहारी का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। आपको बताते चले कि बाबा का सेवादार और मुख्य आरोपी देव प्रकाश
कैलाश माथुर भी फरार है। वहीं हाथरस की भगदड़ में नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए थे। मुख्य आयोजक सहित उसके 5 सहयोगियों ने भोले बाबा उर्फ सूरज पाल को एक घटनाक्रम की पूरे तरीके से जानकारी दी। वहीं आईजी शलभ माथुर ने इस पर कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश के हाथों में सौंपी गई है। वहीं आपको बताते चले कि जांच में नाम आने के बाद अब बाबा से भी पूछताछ की बात कही जा रही है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि आईजी की ओर से अपने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जिस तरीके से लोगों के इस मामले में नाम सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आने वाले जो दिन है उनमें किस तरीके से कार्रवाई को किया जाएगा। आपको बता दें कि अब आईजी की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है कि बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि आईजी शलभ माथुर ने जानकारी देते हुए जांच का दायरा बढ़ाया है, इस बात की जानकारी दी, और जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश राय के हाथ में सौंप दी गई है। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि इंस्पेक्टर कोतवाली हाथरस विजय कुमार को सहयोगी विवेचक बनाया गया है। पुलिस लाइन में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हादसे की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी तलाश लगातार जारी है। इनाम भी घोषित किया गया है। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर बाबा का नाम सामने आया तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट यह भी सामने आया है कि जिस समय यह भगदड़ मची थी उस समय सेवादारों के द्वारा कहा गया कि बाबा का नाम लो, और जिसमें कि आपको बताते चले कि सत्संग खत्म होने के बाद जब 1 लाख से ऊपर की भीड़ पंडाल से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ी तब भीड़ के दबाव में बुजुर्ग महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इस दौरान भगदड़ मच गई। तो वहीं आपको बताते चले जो काफी महिलाएं हैं वो उस समय बेहोश भी हो गई। महिलाएं भीड़ में फंस गई और मदद के लिए पुकारने लगी। यहां मौजूद सेवादार इन महिलाओं की भीड़ से सुरक्षित उनको बाहर निकालने की बजाय उनसे कहने लगे कि कुछ नहीं होगा, नारायण साकार हरि पुकारो, बाबा मदद करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि अस्पतालों में भर्ती रही महिलाओं ने पुलिस की जांच में ये बयान दर्ज कराए हैं। सत्संग में 2.5 लाख से अधिक भीड़ पहुंची हुई थी और 2 जुलाई को आयोजित भोले बाबा के सत्संग में 1 लाख से अधिक भीड़ पहुंची। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन का जो मानना है उसके मुताबिक 50,000 से 80,000 तक की अनुमति ली गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो है जिसमें कि भीड़ का जो संख्या है वो सामने आई है। आपको बता दें कि दूर दराज से पहुंची महिलाएं सुबह 7 बजे से ही पंडाल में पहुंच गई थी और उस वक्त गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से हुमस हो गई और कई महिलाएं वहां बेहोश हो गई। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है लाओ वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो
थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे, तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे। कुछ घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए। इसके सामने जो हादसा हुआ है तो ये तो पूरी जब से बदहवास है। घर में कई बार बेहोश भी हो गई, मैंने संभाला, बड़ी बेटा संभालो अपने आप। इनका नाम है वैष्णवी, ये 23 के आसपास होगी। हाँ, ये उसी सत्संग में थी, दोनों बहनें गई। उन्होंने सब पीड़ित परिवारों के दुख जाना और दुख जानने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैं सांसद में जाके नहीं इस सवाल मुद्दे को उठाऊंगा और ये मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। यही हमें आश्वासन देके गए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे लिए राहुल जी आए थे। देखो, ये पता चले कार्रवाई तो चल रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेदार है कौन। गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? वो सभी से बात कर, सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपकी ये देखते हैं जो क्या होगा पीड़ित है। उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे इनके साथ जाती तो चलेगा। नहीं बोलते, हम जो भी बात होगी कर लेंगे भाई, आपकी बात है सारी उठाएंगे वहाँ से। जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा किसी से। हाँ, दुखद है, दुखद घटनाएं हैं और हृदय विदारक घटनाएं। इस प्रकार की घटनाएं हिला देती है राज्य और वास्तव में सभी परिवार, उनके परिवार को, जो लोगों का देहांत हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना कि अपने चरणों में स्थान दे और उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और आगे ऐसी कोई घटना न हो। 2 लाख रुपए का चेक उसको सरकार ने चेक भी दे दिया है, सभी घोषणाएं कर दिया है। बधाई के भी कुछ लोग, बधाई के भी लोग थे, इसलिए सभी परिवार की चिंता करने का काम सरकार चेक के द्वारा भी, बाकी भी उनकी समस्या का समाधान और जिनका इलाज चल रहा है सरकार स्वयं देख रही है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना। तो जिस तरीके से हाथरस में हादसा हुआ उस पर अब सरकार पर, जो राज्य सरकार है यानी योगी सरकार पर, विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर हो गया है। और इसी बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा हाथरस और अलीगढ़ वो गए और जहां पर आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार से बातचीत की और साथ ही उनके दुख को उन्होंने बांटा। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार इस समय दुख के संकट में है, हम उनके साथ खड़े हैं और साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे को भी लेकर बातचीत करी। आपको बताते चले मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी मुआवजे की जो राशि की घोषणा सरकार की ओर से की गई है वह उन्हें निश्चित रूप से इसी समय मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि यह मुआवजा 6 महीने के बाद मिलता है तो पीड़ित परिवार के लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसे आज इस मुआवजे की सख्त से सख्त जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि संसद में हम पुरजोर के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। इसमें की एक तस्वीर जो है वो हाथरस की है और वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो अलीगढ़ की है, जहां आज राहुल गांधी गए थे और पीड़ित परिवार को उन्होंने डांस बजाया और साथ ही उनके दुख को बांटने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें।
तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदराबाद ग्राम कुमरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल और नारायण सरकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर पट्टन मरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची है। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 है, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 है, अलीगढ़ के 17 है, शाहजहांपुर के 5 है, आगरा 18 है, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 है, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 होंगे। टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टि हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया, वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोगों को विदित है, घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक है उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देशद्रोह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।